नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपातकाल एक संवाद। 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण की रामलीला मैदान पर रैली थी। उस रैली के बाद देश में ऐसा सियासी बवंडर मचा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने और अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए मध्यरात्रि में आपातकाल लगा दिया। तमाम नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई, छात्रों को भी कैद कर दिया गया। तमाम तरह के अत्याचार राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हुए। रामलीला मैदान पर जयप्रकाश नारायण जी की जो रैली हुई थी, उस रैली के मंच पर केसी त्यागी भी मौजूद थे। केसी त्यागी पूर्व सांसद हैं। उन्होंने तमाम उतार चढ़ाव देश की राजनीति में देखे हैं, आपातकाल को भी करीब से देखा है। आज हम उनसे जानेंगे कि आपातकाल के दौरान क्या राजनीतिक रूप से क्या अत्याचार हुए थे, किस तरह की पाबंदी लगी थी, किस तरह लोगों के जो संवैधानिक अधिकार थे उनका दमन किया गया था। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। त्यागी जी, आपातकाल याद आते ही तमाम तरह की कड़वी यादें सामने आने लगती हैं, कई कहानियां सामने आने लगती हैं। आज की जो पीढ़ी है उसके मन में भी कई सवाल आते हैं। किस तरह का अत्याचार राजनीतिक स्तर पर आपातकाल के दौरान हुआ था? नहीं, उसकी आज हम कल्पना नहीं करते हैं जी नई पीढ़ी, नए राजनीतिक कार्यकर्ता भी उसकी कल्पना नहीं करते हैं। जी मुझको ये जर्मन के फांसीवाद जैसा दिखता है। जी पिछले दिनों मुझको पोलैंड जाने का मौका मिला। किस तरह से जर्मन के फांसीवाद ने जी कई लाख लोगों को कुचल दिया था। जी यहाँ यद्यपि उस तरह का दमन जनता के प्रतिरोध की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन कई लाख लोग बगैर कारण बताए जेल भेज दिए गए। जी जो लोग फरार थे उनके परिवारजनों को कई तरह की यातनाएं दी गई। मुझको हमारे नेता जॉर्ज फर्नांडीज का याद है। वो इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा वांटेड लीडर थे और बड़ौदा डायनामाइट के बाद इंदिरा जी ने व्यक्तिगत तौर पर इशू बनाया था कि जॉर्ज फर्नांडीज मिले तो उनको मारो। उसी क्रम में उनके भाई और उनकी मदर को गिरफ्तार किया गया मंगलोर पुलिस के द्वारा। और इतिहास गवाह है किस तरह से यूरिन पीने के लिए उनके परिवारजनों को मजबूर किया गया और कैसे उनके भाई के नाखून निकाले गए जॉर्ज फर्नांडीज का पता पूछने के लिए। हजारों कार्यकर्ता बेघर हो गए, व्यवसाय छूट गए, परिवार तबाह हो गए और सिर्फ एक व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है। राजनारायण जी की एक याचिका लंबित है जिसमें उन्होंने मिसेस गांधी पर 1971 के चुनाव में भ्रष्ट तरीके अख्तियार करने का, इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की अदालत में मामला कई साल से विचाराधीन था और 12 जून को माननीय न्यायाधीश ने फैसला दिया कि श्रीमती गांधी गलत तरीके से चुनाव जीतने की अपराधी हैं, लिहाजा उनका चुनाव अवैध घोषित किया जाता और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाता। हमको याद है काफ़ी सारे नौजवान इकट्ठा होकर के जनसंघ के, लोक दल के और कई विरोधी दलों के जी इंदिरा गांधी की कोठी में मार्च भी किए थे कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। और उसके बाद फिर दिल्ली में जयप्रकाश जी के अन्य नेताओं के आने के बाद राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हो गई। ये सारे नेता राष्ट्रपति के द्वारे जाकर के इन्होंने फरियाद की कि मिसेस गांधी को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन उनके तानाशाही और हठपूर्वक नतीजे की पराकाष्ठा थी कि उन्होंने और उनकी कोठरी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया। और यहीं से अधिनायकवाद की, फांसीवाद की, अलोकतांत्रिक परंपराओं की शुरुआत हो गई। उससे पहले गुजरात का आंदोलन हो चुका था। नवनिर्माण आंदोलन के जरिए वहाँ की भी भ्रष्ट सरकार जा चुकी थी। बिहार में भी जनमत आंदोलन जयप्रकाश जी के नेतृत्व पे अपनी पराकाष्ठा पर था और कभी भी वहाँ की सरकार भंग हो सकती थी। और पूरे देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, इसको लेकर के पूरा देश आंदोलित था। हम नारे लगाते थे, महंगाई हो या भ्रष्टाचार, सत्ता सबकी जिम्मेदार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके घर में है महंगाई। तो पूरा देश जागृत था। जी आपातकाल को टाला नहीं जा सकता था?
या इंदिरा जी ने कोशिश नहीं की, या कोई और उन पर दबाव था? कहा जाता है कि संजय गांधी इसके पीछे एक सोच के रूप में थे, उनकी कोटरी इसके पीछे थी। कोटरी उनके पीछे थी, लेकिन इंदिरा जी जवाहरलाल जी की बेटी थी जी और जवाहरलाल जी आज़ादी की आंदोलन के बड़े नेता थे, जी जो लोकतंत्र के लिए लड़े थे, जिन्होंने अपनी जवानी के 10-12 साल जेल में गुजारे थे। और मेरे को याद है, इंदिरा जी ने जब आपातकाल लगाया तो बाबा नागार्जुन ने कविता लिखी थी, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को। और इंदिरा जी जब विदेश यात्रा पर भी जाती थी, 2-4 लोग जरूर उनको ताने उलाने देने वाले मिल जाते थे, आप तो जवाहरलाल की बेटी हैं। क्योंकि लोगों ने जवाहरलाल को आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्ष करते देखा था, फ्रीडम के लिए, सिविल लिबर्टीज़ के लिए, और उनकी पुत्री ही इस तरह के काम करेगी ऐसा उम्मीद नहीं लगती थी। यद्यपि जब कांग्रेस का बंटवारा 69 में हुआ, मुझको थोड़ा थोड़ा याद है, उसी समय इंदिरा गांधी ने अपने परिवार के हाथ में पार्टी को लेने का फैसला कर लिया था। सिंडिकेट इंडिकेट कुछ नहीं था, जो पुराने नेता थे उनको बाहर करना था और इंदिरा जी और उनके आसपास के लोगों को सत्ता पे कब्जा देना था। इंदिरा जी के भी राजनीतिक जीवन की कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे भारत पाक बांग्लादेश जो युद्ध हुआ है उसमें जिस तरह से उनकी भूमिका थी उसकी मैं सराहना करता हूँ। लेकिन अधिनायकवादी प्रवृत्तियाँ उनके स्वभाव का हिस्सा होगी थी और वो जिद्दी भी थी। उन्होंने पर्चा भरवाया नीलम संजीव रेड्डी का और कैंपेन करना शुरू किया वी गिरी का। तो ये भी मैं राजनीतिक अमर्यादा का काम मानता हूँ। जी कहा जाता है बहुत राजनीतिक रूप से जो विरोधी थे उन पर बहुत अत्याचार हुए थे, आपको भी जेल जाना पड़ा था। किस तरह के अत्याचार हुए? ना लिख सकते हैं ना जा सकते हैं, सारी हमारी जो नागरिक आज़ादी है वो समाप्त है। सबसे बड़ा जुल्म जाति तो किसी सिविलियन के यही है। इसमें फिर गिरफ्तारी के लिए लोगों के घरों पर छापे मारे गए, जब नेता नहीं मिले उनके परिवारजनों को तंग किया गया। ऐसा काम हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, कई कार्यकर्ता मर भी गए थे जी। पुलिस की जाति से, जुल्म से कई कार्यकर्ताओं के मृत्यु होने का समाचार मिला। और मैं जयप्रकाश जी की बीमारी, अटल जी की बीमारी और कई और नेताओं की बीमारी जेल में लगी थी। अब मैं उसके कारण तलाशना नहीं चाहता। आप भी जेल गए थे? कौन सी जेल में थे आप? मैं मेरठ जेल में था। मेरे नेता जेपी के साथ साथ चौधरी चरण सिंह भी थे। उस समय सब हम लोकदल के युवा नेताओं में थे और उन्हीं के आह्वान पर चौधरी चरण सिंह जी भी गिरफ्तार हुए थे 25 जून को। उनको तिहाड़ जेल में रखा गया था और हम लोग मेरठ जेल में बंद थे। जी जेपी जी ने जो आह्वान किया था सत्ता छोड़ो जनता आती है, आखिर ऐसा माहौल क्या ऐसा उत्पन्न हुआ कि बात यहाँ तक पहुँची और देश में छात्र हों या किसान हों या नेता हों या पत्रकार हों, सब लामबंद हो गए सत्ता के खिलाफ? नहीं, 12 जून और 12 जून के बाद दो परिस्थितियां हैं। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में छात्रों का और नौजवानों का आंदोलन पहले से चल रहा था, जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए था। ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, महंगाई के खिलाफ था, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की को एस्टेब्लिश करने के लिए था। 12 जून के बाद एकदम ऐतिहासिक परिवर्तन ये हुआ कि विरोधी दलों ने इंदिरा जी का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। इंदिरा जी ने तय किया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मुझे श्री सत्यपाल मलिक के नेतृत्व में लोकदल की रहनुमाई करने का मौका उस मीटिंग में मिला, जो 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में हुई थी। लाखों की भीड़ थी। जनसंघ के नेता थे उस समय के मदन लाल खुराना, वो उस मीटिंग का संचालन कर रहे थे। और जब इंदिरा जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया तो जयप्रकाश जी ने एक कॉल दी कि जो सरकार अनैतिक हो गई हो, आप भी उसका फैसला मत मानिए। जिसको सिविल नाफरमानी माना गया, जिसको थ्रेट टू द थ्रोन माना गया, और उसी रात को इंदिरा जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इंदिरा जी ने जयप्रकाश जी को गिरफ्तार करा दिया, रात को 12 बजे चंद्रशेखर जी जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, वो जयप्रकाश जी के अनन्य भक्त और सहयोगी थे। जब वो
कनाट पुलिस थाने में जयप्रकाश जी का कुशल क्षेम पूछने के लिए जाते हैं कि जयप्रकाश जी को आपने क्यों गिरफ्तार किया है, तो चंद्रशेखर जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोई सीमा नहीं थी, कोई पॉलिटिकल वर्कर बचा नहीं था जो गिरफ्तार ना किया गया हो, जिसने जुल्म जाति ना झेली हो, जिसने फरारी की ज़िंदगी ना काटी हो। ऐसा लगता था जैसे प्री 1947 के दौर में हम आ गए हों। और मुझे सौभाग्य है कि पहली आज़ादी के आंदोलन में तो हमारे पुरखों ने हिस्सा लिया, लेकिन लोकतंत्र के बचाव की जो दूसरी आज़ादी की लड़ाई थी उसका भी मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता सैनिक बना। जी त्यागी जी, एक बात ये आती है कि इंदिरा जी प्रेस की आज़ादी को लेकर बहुत गंभीर थीं और ये टकराव था उनका कि पाबंदी लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, और संजय गांधी जो उस समय थे उनकी जो कोठरी थी वो इसमें थी कि मीडिया पर भी अंकुश लगा देना चाहिए। देखिए, ये कहानियां कैसी हैं? तानाशाहों की पहली इच्छा होती है कि उनका गुणगान होता रहे। हमारे इतिहासों में भी चंद्र बरदाई का युग आपको याद होगा कि जब दरबारों में नए नए गीत गाए जाते थे तो कमोबेश वैसा ही इंदिरा जी भी चाहती थी। उस समय कुलदीप नैयर साहब, जॉर्ज वर्गीस, गिरिलाल जैन, एस सहाय, एक से एक बड़े संपादक थे। और जयप्रकाश जी के नेतृत्व में प्रभाष जोशी जी भी एक अखबार का संपादन कर रहे थे जो इस समय नहीं है। तो समाचार पत्रों ने जिस तरह से कुचला जा रहा था आंदोलन को, उस पर लिखना शुरू किया था। उन्होंने इस पर भी लिखना शुरू किया था कि 1971 में जनता ने आपको गरीबी हटाओ के नाम पर वोट दिया है, लेकिन गरीबी हटाओ की दिशा में अभी कोई काम नहीं हुआ है। बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और महंगाई का भी उल्लेख करना समाचार पत्रों ने शुरू किया। तो सबसे पहला काम उन्होंने 25 जून 1975 की रात को एमरजेंसी लगा करके और अखबारों पर प्रतिबंध लगा करके किया, जिसे सेंसरशिप बोलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर कुलदीप नैयर साहब थे। सबसे पहली गिरफ्तारी किसी अखबार नवीस की उन्हीं के रूप में हुई। सुनते हैं कि उस समय लोगों के हाथों उंगलियों के नाखून तक खींच लिए गए थे। ये अंग्रेजों के शासन काल में इस तरह की यातनें दी जाती थी, ये बहुत दुखद होता है। जी, मुझे जॉर्ज साहब के परिवार का याद है, किस तरह से उनके परिवार के सदस्यों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई। जॉर्ज फर्नांडिस उस समय बड़ौदा डायनामाइट के जरिए प्रसिद्ध हो चुके थे और ये प्रचार था कि पुलिस को अधिकार है कि जॉर्ज फर्नांडिस को देखो और गोली मारो। हम भी उनके संपर्क में आए थे और वो चाहते थे कि गैर गांधीवादी रास्ता भी चाहे अख्तियार करना पड़े, जिसमें छुटपुट हिंसा भी शामिल है, लेकिन इंदिरा गांधी का शासन जाए। तो कई जगहों पर छोटे मोटे बम विस्फोट हुए थे। हम, हमारे मित्र राजेंद्र चौधरी, एक दो साथी और थे जो इस तरह के प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी प्रखर गांधीवादी नेता थे, तो उनके डर की वजह से ऐसे किसी हिंसक कार्यक्रम को हम रूप नहीं दे पाए। लेकिन हमने ज़बरदस्त सत्याग्रह करके फिर जेल जाने का रास्ता अख्तियार किया। राजनीतिक जो विरोधी थे उन्हें जेल में डाल दिया गया, जो प्रेस थी उस पर पाबंदी लगा दी गई। उस समय कोर्ट की क्या स्थिति थी, अदालत की क्या स्थिति थी? मैं सार्वजनिक तौर पर आलोचना करने से जी, परहेज करूंगा। अदालत बंदी थी। हमारे हैबिस कॉर्पस के जो मामले थे वो अदालतों में नहीं सुने जाते थे। एक प्रसिद्ध केस है एडीएम जब्बलपुर वर्सेस एक पिटिशनर। किस तरह से न्यायालयों ने ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। आज बड़ी फ्रीडम ऑफ जुडिशरी की बात हमारे कुछ मित्र उठाते हैं, कांग्रेस से, खासतौर से कांग्रेस के हमारे मित्र। हम लोगों के मुकदमे लड़ने के लिए कोई जज तैयार नहीं था। जो इंदिरा जी का मामला था, सुप्रीम कोर्ट में लंबित कैसे घंटों सेकंडों में उसको उनके पक्ष में किया गया, कैसे 3 जजों को सुपरसीड करके जस्टिस रे को बैठाया गया। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज बहुत आज़ादी है जुडिशरी को। उस समय जुडिशरी भी बंदिश में थी।
सर्विलेंस में थी। जी। अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात आज बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आज़ादी के बाद जिस तरह से आपातकाल के दौरान अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचला गया, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुशायरों में 15 अगस्त 26 जनवरी के कवि सम्मेलनों में भी कविताओं के संपादन होने लगे थे। एक कवि ने लिखा था कि आपके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं, फिर भी आपको यकीन नहीं। जयप्रकाश जी पर लिखा था कवि ने, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। इन सब कविताओं पर भी सेंसर चलने लगा था। सारे समाचार पत्रों को सेंसर बोर्ड को दिखा करके प्रकाशन की आज़ादी थी। हम आपातकाल में थे। सिर्फ 20 सूत्री और 5 सूत्री, 20 सूत्री प्रोग्राम मिसेस गांधी का, 5 सूत्री प्रोग्राम संजय गांधी का, उसका किसने समर्थन किया है? खाली उसके समाचार के अलावा कोई और समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होता था। कुछ लिख नहीं सकते थे आप बगैर सेंसर बोर्ड को दिखाए, और सेंसर बोर्ड अपने मालिकों के खिलाफ कुछ सुनने को लिखने को तैयार नहीं थे। जी। त्यागी जी, क्या इंदिरा गांधी और संजय गांधी, इनमें कोई आपातकाल को लेके कहीं कोई इसके क्रियान्वयन को लेके कोई टकराव था, या दोनों ही अपने एजेंडे पे काम कर रहे थे? नहीं, एजेंडा एक ही था जी। तानाशाही कायम करना, परिवार का राज कायम करना, और एक लुम्पन किस्म का, लंपट किस्म का तत्व जिसे आवारा बोलते हैं, वो यूथ कांग्रेस के जरिए इमरजेंसी में एक्टिव हो गया, जो छोटे मोटे ठेके हथियाने से लेकर के तमाम तरह के अवैध वसूली के कार्यक्रमों में लगा हुआ था। और एक लंपट किस्म का जो गठजोड़ था ब्यूरोक्रेसी का और पॉलिटिकल वर्कर का, वो भी आपातकाल में देखने को मिला। अमुक आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा, ये कह कर के उसको छोड़ने के एवज में मोटी रकम भी वसूली जाती थी। उन दिनों नसबंदी का बड़ा दौर चला था, और उसको लेकर के भी भय का आतंक था। स्थानीय स्तर पर पुलिस और छोटे कारिंदे थे, ऊंचे पैमाने पर वसूल कर रहे थे। शादियां होनी बंद हो गई थी। ये प्रचार हो गया था कि शादी के घोड़े पे बैठे हुए दूल्हे को उतार करके भी नसबंदी करने की घटनाएं आई हैं, इसलिए लोगों ने शादी कराना बंद कर दिया था। जी। अगर बात आपातकाल की जाए तो उस दौरान लोगों की नौकरियां पर पाबंदी लगा दी गई, नौकरियों से लोगों को हटा दिया गया, इस तरह की घटनाएं भी सुनने में आती हैं। देखिए, आपातकाल का, तानाशाही का, लोकतंत्र की समाप्ति का मतलब ये है कि सारे अधिकार कुछ व्यक्ति विशेषों के हाथ में केंद्रित हो जाते हैं, और फिर आपकी सुनवाई नहीं होती। कोई अदालत नहीं है, कोई फोरम नहीं है, कोई प्लेटफार्म नहीं है जहां आप अपने दुखों को बता चुके। अदालत भी नहीं है। इसलिए उसकी कल्पना करके अब भी हम शहर जाते हैं। नई पीढ़ी जो आज इस कार्यक्रम को देख रही होगी, उसको कल्पना नहीं होगी कि ऐसा भी 25 जून 1975 को हुआ था। जी। एक हमारे साथ देहाती कवि थे मेरठ जेल में, जो सुनाते थे कि मोहर सिंह और माधो सिंह से सैकड़ों डाकू छोड़ दिए, लाखों खूनी जंगी अपराधी पाकिस्तान को मोड़ दिए, चढ़ा दिए फांसी पे भैया किश्ता गोड़ और भुमैया, इंदिरा गांधी कातिल है। याद रहेगी 26 जून कैसे हुआ न्याय का खून, इंदिरा गांधी कातिल है। 14 अगस्त को शेख मुजीब बंगला में जो मारा जाता ना, भारत की जेलों में एक भी नेता जिंदा पाता ना, गाता ना आज़ाद ये गाना कवि का नाम है, मुश्किल हुआ जेल से आना, इंदिरा गांधी कातिल है। तो इस तरह के लोकगीत बड़े प्रिय थे। अच्छा, आपातकाल बांग्लादेश में भी लगा था, और 14 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई थी। लोगों का तो ये तक भी कहना है कि अगर शेख मुजीब की हत्या ना हुई होती तो शायद इंदिरा जी यहाँ भी आपातकाल को नहीं हटाती। एक बात कही जाती है कि इंदिरा गांधी ने जो फैसला आपातकाल का लिया, उसका राजनीतिक स्तर पर विरोध हुआ,
उसका पत्रकारों ने विरोध किया, उसका संवैधानिक स्तर पर विरोध हुआ, लेकिन एक वर्ग था देश में जो ये कहता था, या अभी इस तरह की खबरें या कहानियां सामने आती हैं कि उस समय ट्रेनें टाइम से चलने लगी थीं, लोग समय से ऑफिस पहुंचने लगे थे, और ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने बाद में ये कहा था कि वो तो एक देश का इलाज करना चाहती थी, एक शॉक ट्रीटमेंट देना चाहती थी कि जो बुराइयां देश में आ रही हैं उसको कैसे दूर किया जाए। सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने परिवार का राज कायम करने के लिए उन्होंने आपातकाल लगाया था। इसका महंगाई से, बेरोजगारी से, समय पर ट्रेन चलने से प्रारंभिक दिनों में जरूर एक भय और आतंक था, और ट्रेन संचालित पहले भी वही अधिकारी कर रहे थे और आपातकाल में भी वही अधिकारी कर रहे थे। ये कोई विपक्षी दलों के हाथ में तो थी नहीं, तो उसको तो बगैर आपातकाल के भी अब आप अनुशासन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब पॉलिटिकल जो है स्लोगन मॉन्गरिंग है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए, उस सत्ता को अपने परिवार तक केंद्रित करने के लिए आपातकाल लगाया गया था। इसका और कोई मकसद नहीं। यह एक सवाल ये उठता है, अगर इंदिरा गांधी ने आपातकाल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लगाया, तो फिर उन्होंने आपातकाल हटाया क्यों? वो क्या मजबूरियां थीं, क्या परिस्थितियां बनी कि इंदिरा गांधी को आपातकाल हटाना पड़ा और चुनाव की घोषणा करनी पड़ी? देखिए, भारत के जीन्स में नहीं है तानाशाही, लंबे इतिहास हैं जनसंघर्षों के। आखिर जिसके राज में तो सूरज नहीं छिपता था, उस अंग्रेज को भी यहाँ की सिविल नाफरमानी के सामने जाना पड़ा। अंदर ही अंदर आंदोलन तेज था। मुझको याद है, अकाल तख्त से कोई दिन नहीं है जब जत्थे ना जाते हों गिरफ्तारी देने के लिए। तमिलनाडु से कोई दिन नहीं था जब डीएमके के जत्थे ना जाते हों गिरफ्तारी देने के लिए। 2-2.5 लाख के आसपास लोग जेल में जा चुके थे। जेल की अर्थव्यवस्था भी खराब हो गई थी। और तीसरा, ये आधा दर्जन हेड ऑफ द स्टेट, जिसमें जर्मनी के, स्वीडन के, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शामिल थे, उन्होंने आपातकाल का विरोध किया था। और इंदिरा जी की प्रतिष्ठा और भारत की प्रतिष्ठा एज ए नेशन उन बदनाम मुल्कों में हो रही थी जहां लोकतंत्र नहीं। जी, लोग इसका आपातकाल का सबक क्या रहा? क्या सबक लिया देश ने? एक तो अब आपातकाल नहीं लग सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो इंदिरा की चाल चलेगा वो इंदिरा की जैसी दुर्गति को प्राप्त होगा। ये देश के जीन्स में है। वो इन अलोकतांत्रिक व्यवहारों को, इन तरह की पाबंदियों को भारतीय समाज का हिस्सा नहीं बना सकते। त्यागी जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।